अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। जानते हैं कि मैंने अपनी हार से क्या सीखा है। अगर मैं पीछे पलटकर अपनी जिंदगी को देखूं तो मैंने अपनी जिंदगी में ये जो तकलीफ देखी है, इस हार का जो सामना किया है, अपने खड़े किए गए बिजनेस को अपने से दूर होते देखा है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक, फाउंडर होने के नाते ये मत भूलें कि पूरा गेम सिर्फ आपके और आपके कस्टमर के बीच है। अभी तक स्टार्टअप बिजनेस या किसी भी बिजनेस को लेकर अधिकतर लोग जो समझ रखते हैं वो ये है कि इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो कस्टमर, दूसरा आप। आपको प्रोडक्ट बनाकर सोल्यूशन कस्टमर को देना होता है और कस्टमर आपको पे करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, आपके को फाउंडर, आपके एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, रेगुलेटर, वेंडर और कंपेटिटर। ये सभी आपके और आपके कस्टमर के बीच खड़े होते हैं। कस्टमर से आपके पास पैसे आने तक ये लोग उसमें से कुछ पैसे ले जाते हैं। अपने बिजनेस में इन्हें इन्वॉल्व करते समय अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या आप इनका बोझ उठाना चाहते हैं? क्या आप इन सभी को संभाल सकते हैं? क्या आगे चलकर इनके चक्कर में आपको कोई परेशानी तो नहीं आने वाली? खैर, इन सभी का आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि ये आपके और आपके कस्टमर के बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़े होते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इस बात को गांठ बांध लें कि आपके और आपके कस्टमर्स के बीच ये सब शामिल हैं, आप अकेले नहीं हैं। 2, इन्वेस्टर्स फाउंडर्स से ज्यादा मायने नहीं रखता और ना ही उसकी उतनी अहमियत है। लेगेसी बिजनेस में फाउंडर का केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रॉफिट होता है। बिजनेस में उसकी पोजीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना प्रॉफिट बिल्ड कर सकता है। आज के दौर के इन बिजनेसेस में केपीआई बिजनेस की वैल्यूएशन को डिसाइड करता है, जबकि फाउंडर का काम है बिजनेस के स्केल को बढ़ाना। वहीं इन्वेस्टर बिजनेस की वैल्यूएशन डिसाइड करता है। वैल्यूएशन के पीछे भागते हुए आप जनरली दो गलतियां करते हैं। एक तो ये कि आप इन्वेस्टर को इस फूड चेन में सबसे ऊपर समझने लगते हैं, और दूसरा आप ये भूल जाते हैं कि सारी कहानी तो आपके और आपके कस्टमर्स के बीच है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर सिर्फ एक दूसरा वेंडर ही है। ये सिर्फ आपके बिजनेस में पैसे लगाते हैं, वैसे ही जैसे दूसरे लोग टेक्नोलॉजी और लेबर में पैसे लगाते हैं। आप भूल ये करते हैं कि आप उन्हें भगवान बना लेते हैं। ऐसी ही गलती मैंने की और आपको इस गलती को दोहराने से बचना होगा। जाहिर सी बात है, हम अभी कैपिटल डेफिसिट इकोनॉमी में रहते हैं, जहां इस तरह की सोच को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। 3, अपने परिवार को बोर्ड का मेंबर बनाएं। वेस्टर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट से थोड़ा दूर रहें। विदेशों में जिस तरह का बिजनेस कल्चर है या फिर सोशल कल्चर है, वहां जैसे ही बच्चे 18 साल के होते हैं, हम उन्हें दुनिया में आजाद अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। वो सिर्फ छुट्टियों में घर आते हैं, खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। आप उन्हें फाइनेंशियली सेपरेट कर देते हैं। लेकिन इंडिया में परिवार का बहुत महत्व है। एक डोर से बंद कर रहना, परिवार का अपना एक महत्व होता है। अगर हम दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड से दूर हटकर इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया में 99% प्रॉफिटेबल बिजनेस फैमिली बिजनेस है। ऐसा बिजनेस ही आज ज्यादा तरक्की कर रहा है, वही बनियों वाला बिजनेस, जिसमें फैमिली यूनिट का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जहां हिसाब किताब बिल्कुल पक्का होता है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर अब आपको यहां अपने भाई, अपने पति और अपनी पत्नी को इन्वॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। यूएस बिजनेस का मॉडल आपको थोड़ा अपने दिमाग से हटाना होगा। आपको अपनी फैमिली को मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। इंडियन बिजनेस में ये जो पार्टी ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बिजनेस करता हूं तो मैं उन्हें बिल्कुल मार्केट रेट में प्रॉफिट देता, उनके एडवांटेज को ऐड करता और वो मेरे क्रेडिट का रिस्क भी लेते। भारत एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह आगे बढ़ रहा है। अगर आप सेफ बिजनेस करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अपने रिश्तेदारों को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना होगा। यहां पर अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर का लॉयल्टी यानी ईमानदारी से ज्यादा महत्व है। अगर आप बुरे वक्त में अपने एम्प्लॉई और इन्वेस्टर को लेकर बहुत ज्यादा ईमानदार होते रहेंगे तो एक दिन ऐसा मौका जरूर आएगा जब आपका दिल दुखाया जाएगा, क्योंकि लोग तो एक बड़े चेक की तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं। अगर किसी को ज्यादा फायदा नजर आए तो वो आपका हाथ आसानी से छोड़ देते हैं।
लेकिन बुरे वक्त में भी जो आपके पीछे आपका साथ देता है वो सिर्फ आपका परिवार होता है। यहां तक कि बुरे वक्त में आप दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते जिन्होंने आपके साथ 20 साल बिताए हैं। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर को को फाउंडर बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको अपने कंपनी बोर्ड में अपने परिवार को एक सीट देनी ही चाहिए ताकि कभी आपको कोई कमजोर ना बना सके। 4, अपने आप को शहीद ना होने दें। फाउंडर की पोजीशन को मजबूत बनाएं। हमेशा खुद को आगे रखें। आप इस बिजनेस के फाउंडर हैं। हर ऐसे अवसर के लिए तैयार रहें जब आप अपनी लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने स्टॉक की कीमत को बढ़ा सकते हैं। अपने बैंक में अपना बैंक बैलेंस मजबूत बनाए रखें, क्योंकि यही आपको आगे ले जा सकता है। कंपनी की हाई वैल्यूएशन से पूरी कंपनी को फायदा होता है, सिर्फ आपको नहीं। फैक्ट ये कहता है, थंब रूल ये है कि 80% सेकेंडरी सेल का पूरा फायदा फाउंडर को होना चाहिए। आप अपनी कंपनी के सिर्फ 20% सेकेंडरी कैश को दूसरे होल्डर्स और एंजल इन्वेस्टर्स के हाथ में दे सकते हैं, लेकिन 80% शेयर्स पर आपकी होल्डिंग होनी चाहिए। मुझसे क्या गलती हुई? मैंने ज्यादा से ज्यादा कैश एग्जिट अपने दूसरे एंजल इन्वेस्टर और ईसॉप होल्डर्स को दिया। पूरे भारत में मैंने यह काम सबसे ज्यादा किया। लोगों ने मेरे बिजनेस से कई गुना ज्यादा रिटर्न कमाकर अपने लिए घर और कार खरीदे। यहां पर एक बात और याद रखने वाली है, जब भी आप अपने बिजनेस का सेकेंडरी सेल ऑर्गेनाइज करें तो इसे ओपन मार्केट में नहीं बल्कि सीक्रेटली करें, अपने कंट्रोल में रखकर करें। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं तो आपके इन्वेस्टर्स को यह कहना ना भूलें कि आपको अपने हार्डवर्क के बदले और ज्यादा शेयर चाहिए, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है। अब सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे जरूरी बात, टैक्स पे आउट की प्लानिंग पहले से करके रखें। यह बहुत जरूरी है। 5, इन लोगों से सावधान रहें। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, और इस बात को आपके साथ शेयर करते समय मुझे कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। मैंने इसे अपने अनुभव से सीखा है। आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके जरिए बहुत सारा लाभ कमा लेते होंगे, लेकिन आपको कभी उसका रिटर्न नहीं देंगे। और ऐसे ही कुछ लोग आपने अपनी जिंदगी में भी देखे होंगे। इनमें से कुछ लोग सलाहकार के रूप में आपके साथ जुड़े होते हैं, तो कुछ बैंकर्स, जर्नलिस्ट, लीगल प्रोफेशनल, तो कुछ लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो दलाल हैं, प्रोस्टिट्यूट, कुछ ऐसे जो नशीली दवाओं का बिजनेस करते हैं। इनसे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि देखा जाए तो ये आपको बस कुछ ही समय का कंफर्ट दे सकते हैं, एक ऐसा एहसास दे सकते हैं जो झूठा है, जिसका आपकी जिंदगी की इन सभी परेशानियों से कोई खास मतलब नहीं होता है। लेकिन कई बार आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, खुद को बर्बाद करते हैं, लेकिन इसका आपको कभी फायदा नहीं मिलता है। अब आखिरकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें, अपना खुद का बिजनेस बनाएं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। अगर आप स्ट्रांगली ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। यहां पर आपको अपनी गलतियों के बारे में सोचकर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर खुद को रोकना नहीं चाहिए। यहां पर मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूं, मेरी गलतियों से सीखें और इन्हें दोहराने से बचें। मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, मैं इन चीजों का शिकार हुआ हूं, मैंने इनकी कीमत चुकाई है, इसलिए मैं आपको इन गलतियों से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं। जितना कुछ भी मैंने अभी तक कहा है उसके साथ मैं डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने और अपना बिजनेस खुद खड़ा करने को लेकर मोटिवेट करना चाहता हूं। अगर आपके भी ख्याल ऐसे ही हैं तो आपको शुरुआत जरूर करनी चाहिए। यहां पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं हो सकता जो आपके कदम सिर्फ इसलिए पीछे की तरफ खींच ले कि आपसे गलतियां हो सकती है। मेरी गलतियों से सीखकर सिर्फ यह तय कर लीजिए कि आप वही गलतियां ना दोहराएं जो मैंने की थी। आपसे जो भी गलतियां हो वो बिल्कुल नहीं हो। जहां तक मेरी कहानी की बात है, आप मुझे पसंद करें या मुझसे नफरत करें, अगर आप मेरी स्टोरी को लेकर अवेयर रहेंगे तो इसमें बहुत से सबक हैं। मैंने अपनी स्टोरी यही सोचकर आपके साथ शेयर की है, और अगर आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो मैं खुद को सफल मानूंगा।